क्या आप यकीन करेंगे कि एक मासूम लड़की का दर्द उसे खौफनाक कातिल बना सकता है। एक ऐसा कातिल जो हर कैंप को खून का मैदान बना देता है। आज की कहानी उसी डरावनी सच्चाई को खोलने वाली है। मूवी की शुरुआत होती है एक कैंप मैरीगोल्ड से। कैमरा धीरे धीरे अंदर जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो वहीं काम करती थी। वह अपने ऑफिस वापस आती है तो उसका दोस्त भी वहाँ मौजूद होता है। लड़की घबराई हुई आवाज में बताती है, अभी मुझे कैबिन 6 से एक अजीब कॉल आया है। कॉल करने वाला कह रहा था कि वहाँ एक लाश पड़ी है। उसका दोस्त पहले तो हैरान हो जाता है और कहता है ये नामुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन लड़की जिद करती है कि चलकर देखना ही पड़ेगा। दोनों कैबिन 6 के पास पहुँचते हैं लेकिन वहाँ कोई लाश नहीं मिलती। तभी लड़का कहता है क्यों ना हम पास वाले एक कैबिन में चलें, वो कई सालों से बंद पड़ा है। लड़की डरते हुए मना कर देती है, तुम्हें जाना हो तो अकेले जाओ, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन लड़का उसे जबरदस्ती साथ खींच ले जाता है। कैबिन के बाहर लड़की फिर कहती है कि उसे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन लड़का उसकी बात अनसुनी करके दरवाजा खोल देता है। अंदर जाते ही लड़की को झटका लगता है। दरअसल यह सब उसके दोस्त का प्लान था। उसके सारे साथी पहले से वहाँ छिपे हुए थे। वे सब मिलकर उसकी चौथी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सरप्राइज पार्टी रखे थे। लड़की को सच्चाई का पता चलता है तो उसका डर दूर हो जाता है और वह खुश हो जाती है। सभी मिलकर पार्टी करते हैं, हंसी मजाक चलता है और देर रात सब लोग मस्ती करते हैं। लेकिन जैसे ही माहौल शांत होता है वे एक क्लियर की चर्चा छेड़ देते हैं। वह क्लियर और कोई नहीं बल्कि था बॉन्ड फेस। लड़के मजाक में कहते हैं कि ऐसा कोई क्लियर असल में नहीं होता, ये सब कहानियां हैं। लेकिन तभी एक लड़की गंभीर आवाज में कहती है, नहीं ये सच है। बॉन्ड फेस आता है और लोगों को बहुत बेरहमी से मार देता है। कहानी के अनुसार बॉन्ड फेस जंगलों में छिप कर रहता है। जो भी उसकी झलक देख लेता है उसकी मौत पक्की हो जाती है। ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं क्योंकि वे खुद भी उसी जंगल के बीच एक वीरान कैंप में मौजूद थे। आधी रात होती है और तभी कैमरा हमें सच दिखाता है। बॉन्ड फेस सच में मौजूद था। वो कैबिन में घुस आता है और धीरे धीरे एक एक करके सबको बेरहमी से मारना शुरू करता है। एक लड़की भागने की कोशिश करती है लेकिन बॉन्ड फेस उसे पकड़ लेता है। अपनी कुल्हाड़ी से उसका सिर बीच से फाड़ देता है। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि देखना मुश्किल हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ शेरिफ पहुँचता है। जैसे ही वह लाशों को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। लाशों की हालत इतनी खराब थी कि कैंप की मालकिन वही उल्टियां करने लगती है। शेरिफ समझ जाता है कि ये सब काम उसी बॉन्ड फेस किलर का है। उसकी डेप्यूटी भी उसके साथ थी। हमें अभी छानबीन करनी होगी क्योंकि कातिल दूर नहीं गया होगा। वह कैंप की मालकिन को घर जाने के लिए कहता है लेकिन वह रोते हुए कहती है, ये सब लोग मेरी फैमिली जैसे थे, प्लीज उस कातिल को पकड़ कर ही लाना, चाहे मुर्दा ही क्यों न हो। शेरिफ वादा करता है कि वह उसे जरूर पकड़ेगा। शेरिफ अपनी गाड़ी में आकर रेडियो से टीम को कॉल करता है और बताता है कि कैंप में भयानक कातिल आम हुआ है। उसके बाद वह और डेप्यूटी जंगल में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक पेड़ पर खून के धब्बे मिलते हैं। वे समझ जाते हैं कि कातिल यहीं से गुजरा है। कुछ और दूर जाने पर वे देखते हैं कि कुछ गाड़ियां एक होटल के बाहर खड़ी हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दोनों समझ जाते हैं कि शायद कातिल होटल के भीतर घुसा है। दोनों होटल के अंदर जाते हैं। वहाँ एक लड़की थी, वे ट्रेंस जेनी, उसके साथ होटल चलने वाला सेफ भी था। हॉल में कुछ कस्टमर बैठे थे, एक स्टूडेंट, एक मरीन जो पहले आर्मी में था अब कंस्ट्रक्शन में काम करता है, एक पति और उसकी बेटी जो ट्रिप पर थे, एक फैशनेबल बुढ़िया औरत, दो बाइकर और एक फोटोग्राफर लड़की। शेरिफ सबको शक की नजरों से देखता है। तुम सब यहाँ किस टाइम आए थे? जेनी बताती है कि वह शाम 5 बजे से काम कर रही है। बाकी लोग भी अपना अपना टाइम बताते हैं और शेरिफ उनसे पूछता है कि वे कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। सब अपने अपने बारे में विस्तार से बताते हैं। कमरे में माहौल गंभीर हो चुका था और हर कोई सोच रहा था कि कहीं बॉन्ड फेस किलर उन्हीं में से कोई तो नहीं। शेरिफ अब फोटोग्राफर लड़की के पास जाता है और उसकी खींची हुई तस्वीरें देखने लगता है। उसे शक था कि कातिल का कोई सुराग इन्हीं फोटोज में मिलेगा। इसी दौरान डेप्यूटी को एक तस्वीर हाथ लगती है जिसमें साफ साफ बॉन्ड फेस किलर नजर आता है। वह तुरंत शेरिफ को देखती है। शेरिफ उसी जगह पर पहुंचता है जहां एक फोटो खींची गई थी। वह डस्टबिन पर खून के धब्बे देखता है और शक और गहरा हो जाता है। उधर अंदर स्टूडेंट लड़का मरीन वर्कर से पूछ पड़ता है, क्या तुम्हें जंगल में कभी किसी को मारा है? वह सवाल सुनकर मरीन वर्कर सन्न रह जाता है। चेहरे पर तनाव साफ दिखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर बाद शेरिफ लौटता है। उसके हाथ में एक काला बैग था जिसे उसने डस्टबिन से निकाला था। तब लोग हैरान होकर पूछते हैं, ये बैग क्या है? शेरिफ बैग टेबल पर रखता है और
उसे खाली कर देता है। अंदर से खून से सना जूता, एक जैकेट, एक कुल्हाड़ी और वही डरावना बॉन्ड फेस का मास्क। कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। अब सबको समझ आता है कि असली कातिल इन्हीं में से कोई है। शेरफी गंभीर आवाज में कहता है, ये सामान उसी किलर का है और वह भी यही कहीं छुपा है। शेरफी सबको चेतावनी देता है, बेहतर होगा सच बोल दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना सुनते ही सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, लेकिन सब कहते हैं हम कातिल नहीं हैं। बाइकर भाई इस पर हंस पड़ते हैं और कहते हैं यहाँ तुम्हें कोई कातिल नहीं मिलने वाला। शेरफी गुस्से में उन्हें रोकता है और कहता है कि बॉन्ड फेस अब तक करीब 30 लोगों को बेरहमी से मार चुका है। वह हर समर कैंप पर हमला करता है और लोगों को ब्रूटल तरीके से मारता है। अभी अभी सिर्फ 1 घंटे पहले मैरीगोल्ड कैबिन में दर्जनों लोग मारे गए हैं और अब यह कातिल यहीं आकर छुपा है। शेरफी सबको साफ कहता है जब तक केस सॉल्व नहीं होगा कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। कातिल अगर भागने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। बाइकर भाई गुस्से में बोलते हैं तुम्हारे पास कोई वारंट नहीं है, तुम हमें रोक नहीं सकते। लेकिन शेरफी उनकी बातों को अनसुना करता है और डेपुटी को कहता है इस बैग को गाड़ी के ट्रंक में रख दो ताकि हमारी टीम जब आए तो सबूत देख सके। इसके बाद होटल के बाहर क्लोज का बोर्ड लगा देता है, यानी अब कोई बाहर नहीं आ जा सकता। डेपुटी सामान गाड़ी में रख देती है और फिर वापस आकर महिलाओं की चेकिंग शुरू करती है, लेकिन किसी के पास हथियार नहीं मिलता। फिर वह मरीन वर्क के जूते चेक करती है, उसके अंदर से एक तेज चाकू निकल आता है। शेरिफ चाकू अपने पास रख लेता है। बाइकर चेकिंग से मना करते हैं। शेरिफी जबरदस्ती करता है लेकिन उनके पास से कुछ खास नहीं मिलता। इसी बीच फैशन वाली बूढ़ी औरत वॉशरूम जाती है। वहाँ फोटोग्राफर लड़की उसके पीछे आती है और कहती है मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तुम्हारी असली हकीकत। यह सुनकर बुढ़िया औरत घबरा जाती है और विनती करती है कृपया ये बात बाहर किसी से मत कहना। उधर पिता वॉशरूम से बाहर निकलता है और बाइकर भाई की बात सुनने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा बाइकर उसे डांट कर भगा देता है। दोनों बाइकर आपस में योजना बनाते हैं, हम शेरफी और डेपुटी को पीट कर यहाँ से निकल जाएंगे, बहुत टाइम खराब कर लिया। उधर जेनी फोटोग्राफर लड़की उसके पास कॉफी लेकर आती है। वह देखती है कि फोटोग्राफर अपने लैपटॉप पर बॉन्ड फेस की फोटो देख रही है। जेनी डर जाती है और कहती है ये फोटो डिलीट कर दो, इन्हें देखकर डर लग रहा है। अब शेरफी सबको आदेश देता है अपने अपने जूते दिखाओ। कातिल का जूता 9 साइज का है। मरीन वर्क जूता देता है, उसका साइज 10 निकलता है। तभी स्टूडेंट लड़का ताना मारता है ये तो बेवकूफी है, कोई भी बड़ा या छोटा साइज पहन सकता है। शेरफी अब बूढ़ी औरत की तरफ जाता है। बूढ़ा बाइकर गुस्से में बोलता है क्या तुम पागल हो, कोई औरत इतने बेरहमी से कत्ल कैसे कर सकती है। लेकिन स्टूडेंट लड़का कहता है क्यों नहीं, कई मासूम औरत सीरियल किलर रही हैं। शेरफी उसका जूता चेक करता है, साइज 7 नंबर निकलता है। अब शेरफी एक एक करके सबके जूते चेक करता है, लेकिन किसी का साइज भी 9 का नहीं निकलता। अंत में वह बाइकर भाइयों के पास जाता है, वे जूते उतारने से मना करते हैं। शेरफी गुस्से में आकर बूढ़े बाइकर पर अटैक करता है। बाइकर डर कर अपने जूते उतार देता है, लेकिन उसके जूते का साइज भी मैच नहीं करता। अब सवाल और गहरा हो चुका था, आखिर बॉन्ड फेस है कौन। अब बारी आती है सेब की। शेरफी उससे उसके जूते मांगता है। सेब के जूते का नंबर 10 निकलता है, वही जेनी का नंबर 7 और आधा था। इस बीच स्टूडेंट लड़का ये देखकर और भी कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि अब तक के सारे सबूत फेल हो गए, लेकिन उसके दिमाग में अचानक एक तेज ख्याल आता है। वो फौरन शेरफी को अपने पास बुलाता है और एक पेन उठाकर कागज पर कुछ लिखने लगता है। धीरे धीरे वो कहता है मुझे पता चल गया है असली कातिल कौन है। शेरफी सबको बताता है कि वह एक स्टूडेंट के साथ बाहर थोड़ी ताजा हवा लेने जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद वह दोनों वापस आते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। स्टूडेंट लड़का के मुंह से झाग निकल रहा था, वो जोर जोर से तड़प रहा था और कुछ ही सेकंड में उसकी वही मौत हो जाती है। पूरा माहौल सन्नाटे से भर जाता है। शेरफी गुस्से में कहता है किसी ने इसके खाने में जहर मिला दिया, क्योंकि इसने सच जान लिया था, इसीलिए कातिल ने इसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। लेकिन वहाँ खड़े लोग शेरफी पर ही शक करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि शायद यही असली कातिल है जिसने उस स्टूडेंट को जहर देकर खत्म कर दिया। शेरफी चीखते हुए जवाब देता है बिना सबूत मुझ पर उंगली मत उठाना। तब उसे घेर कर पूछने लगते हैं बताओ उस लड़के ने इसका नाम लिखा था, आखिर वो कौन है। शेरफी भारी सांसें लेकर कहता है वो बस नाम लिखने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई। अब लोग शक का तीर जेनी की तरफ
तरफ मोड़ते हैं। तब कहते हैं अगर उसने जहर खाया तो जिम्मेदार जेनी है, क्योंकि इस होटल में सिर्फ वही वेटर है और वही सबको खाना देती है। यह सुनते ही जेनी आग बाबूला हो जाती है। गुस्से में चिल्ला कर कहती है मैं उसे क्यों मारूंगी, मैंने किसी को नहीं मारा। इस बहस के बाद सब मिलकर उस स्टूडेंट लड़के की लाश को होटल के बाथरूम में रख देते हैं। वहीं शेरिफ सबको शांत करता है और कहता है अब मैं तुम सबसे सवाल करने वाला हूँ, इस बार सही सही जवाब देना। उसकी नजर सीधे मरीन वर्क पर जाती है। वो पूछता है क्या तुमने गोल्फा की जंग लड़ी थी? मरीन वर्क गर्दन हिलाकर कहता है हाँ बिल्कुल। शेरिफ फिर दहाड़ते हुए पूछता है कितनों को मारा था तुमने? मरीन वर्क ठंडी आवाज में जवाब देता है हमें कत्ले आम का हुक्म दिया गया था, मैंने 1000 लोगों को एक साथ मार डाला था। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब समझ जाते हैं कि ये इंसान खून करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। फिर लोग उससे पूछते हैं तो तुम कब रिटायर हुए? मरीन वर्क कहता है मैं रिटायर नहीं हुआ, मुझे आर्मी से निकाल दिया गया क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि मैं फिट नहीं हूँ। यह सुनकर सबके शक और भी गहरे हो जाते हैं। तभी उस बाप की बेटी बीच में बोल उठती है। वह मरीन वर्क को घूरते हुए कहती है मैंने इसे पहले ही देखा है, मैं समर कैंप मैरीगोल्ड में जाया करती थी, वहाँ यह काम करता था। उस कैंप में एक लड़की ने कहा था कि ये उस पर बुरी नजर डालता है और गलत करने की कोशिश करता है और इसी वजह से इसे वहां से निकाल दिया गया था। मरीन वर्क गुस्से में पलट कर कहता है झूठ, असली बात ये थी कि वो लड़की खुद मुझ पर जोर डाल रही थी। जब मैंने मना किया तो उसने झूठा इल्जाम लगा दिया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी ये बात सुनकर सब और भी हैरान हो जाते हैं। अब शेरिफ कैमरे वाली फोटोग्राफर लड़की के पास जाती है। वह पूछता है तुमने कातिल की तस्वीर कैसे खींची? वो कहती है वो गलती से फोटो में आ गया, मैंने जानबूझकर नहीं खींचा था। फिर शेरिफ बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है और पूछता है क्या तुम कभी होटल से बाहर गई थी? इससे पहले वो जवाब देती, जेनी बीच में बोलती है हाँ ये बाहर गई थी 5 मिनट के लिए सिगरेट पीने। फोटोग्राफर झट से कहती है मुझे लगता है यही कातिल है, क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही अपने दोनों पतियों को मारने का केस चल रहा है। ये वही बात थी जिसे फोटोग्राफर ने बाथरूम में उस बुढ़िया औरत को कहा था और अब सच सबके सामने आ चुका था। बुढ़िया औरत चुपचाप कहती है हाँ मेरी 2 शादियां हुई थी, 2 हस्बैंड थे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। अब शेरिफ बाप बेटी से सवाल करता है, वो दोनों सही सही जवाब दे देते हैं, लेकिन अचानक दोनों बाइकर्स उस पर हमला कर देते हैं। शेरिफ को पीटने लगते हैं। तभी डेपुटी गन तान देती है और दोनों को बांध देती है। मारपीट के दौरान बूढ़े बाइकर को उल्टियां होने लगती है और उसके मुंह से ड्रग्स बाहर आ जाते हैं। शेरिफ हैरान रह जाता है। वो तुरंत दूसरे बाइकर को भी उल्टी करवाता है और उसके मुंह से भी वही ड्रग्स निकलते हैं। अब सच्चाई सामने आती है। शेरिफ चिल्लाकर कहता है तो यही वजह थी कि तुम दोनों इतने बेचैन थे। असल में तुम दोनों ड्रग्स डीलर हो और तुम्हें डर था कहीं इस मामले में फंस न जाओ। तभी शेरिफ को अपनी टीम से फोन आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है हमें पता चल गया है असली कातिल कौन है। शेरिफ तुरंत डेपुटी को इशारा करता है और शेफ की तरफ बढ़ता है। वो जोर से कहता है बस अब खेल खत्म, असली कातिल तुम हो, सरेंडर कर दो। शेफ हड़बड़ा कर कहता है नहीं मैं कातिल नहीं हूँ, मैं तो बस मरीन वर्क को मारना चाहता था क्योंकि इसने मेरी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की थी। मरीन वर्क गुस्से में चिल्लाता है झूठ, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी बेटी ही गलत थी। यानी उस कैंप में जिस लड़की के साथ मरीन वर्क ने गलत करने की कोशिश की थी वो दरअसल शेफ की बेटी थी। गुस्से में शेफ ने तुरंत अपना बड़ा सा चाकू निकाल लिया। उधर मरीन वर्क भी अपनी बंदूक निकाल लेता है और देखते ही देखते दोनों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। मरीन वर्क गोली चलाता है और शेफ वहीं ढेर हो जाता है, मगर मरने से पहले शेफ भी गोली दाग देता है और मरीन वर्क को मार गिराता है। दोनों की वही मौत हो जाती है। सबको यही लगता है कि यही असली कातिल था। उसने अपनी बेटी के साथ हुए जुल्म का बदला लेने के लिए कैंप वालों को बेरहमी से मारा होगा। इसके बाद सबको कैंप छोड़ने की इजाजत दी जाती है। थोड़ी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। डिप्टी जेनी से कहती है अब तुम भी घर चली जाओ। जेनी हाँ में सिर हिलाती है और वॉशरूम चली जाती है, मगर काफी देर तक वह लौट कर आती ही नहीं। असल में जेनी
जेनी तो वहाँ से चुपचाप भाग चुकी थी। यही डिप्टी के दिमाग में बत्ती जलती है। असल में कातिल तो यही है। वो बाहर निकलती है और देखती है कि सेप की लाश पड़ी है जिसके गले पर गहरा कट लगा है, यानी जेनी ने ही उसे मार डाला। जेनी का पीछा करते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। गन पॉइंट करते हुए वह चिल्लाती है, जेनी बाहर आओ, मुझे सब पता चल चुका है। धीरे धीरे अंधेरे से जेनी सामने आती है। डिप्टी पूछती है, क्यों, आखिर क्यों किया तुमने ये सब? जेनी की आंखों में आंसू तैर जाती हैं। वह अपने सीने पर पत्थर रख कर बोलती है, क्योंकि मेरा एक जुड़वा भाई था। वो एक स्पेशल चाइल्ड था, मासूम था, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने गलती से बेड पर टॉयलेट कर दिया तो कैंप के बच्चे उसे जंगल में ले गए। उन्होंने उसे पेड़ से बांध दिया और रस्सी उसके गले में फंस गई। मेरा भाई वहीं दम तोड़ गया। 13 साल का था, किसी ने कुछ नहीं किया। कैंप मालिक ने भी चुप्पी साध ली। उसे इंसाफ नहीं मिला। तब मैंने कसम खाई, जो भी बच्चे और लोग इस गुनाह में शामिल होंगे मैं सबको खत्म कर दूं। उसकी आंखों में नफरत झलक रही। जेनी आगे कहती है, मरीन वर्क ने सिर्फ बेटी को छेड़ा और सबने इस बात को दबा दिया, इसीलिए मैंने तय किया अब सबको मरना हो। हाँ, वही स्टूडेंट भी मैंने मारा था, क्योंकि उसने मुझे खून से सना हुआ देख लिया था। मैंने उसके खाने में जहर मिला दिया और मैंने ही सेप के पास चाकू और मरीन वर्क की मेज पर गन रख दी ताकि दोनों आपस में भिड़ जाएं और एक दूसरे को मार डाल। और देखो, हुआ भी बिल्कुल वैसा। डिप्टी गुस्से में चिल्लाती, अब बहुत हो गया, अपना हथियार नीचे रख दो। लेकिन जेनी पागलपन में चाकू लहराते हुए उसी पर टूट पड़ती है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार डिप्टी ट्रिगर दबा देती। गोली सीधा जेनी के गर्दन पर लगती है। खून फव्वारे की तरह बहने लगता है और वहीं जमीन पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद कैंप के लोग आग के चारों तरफ बैठे चर्चा करते हैं। कोई कहता है, भले ही जेनी यानी बोन फेस किलर मर चुकी है, लेकिन उसकी कहानियां, उसकी दहशत कभी नहीं मरेगी और शायद उसके खौफ से बुरे लोग अब गलत करना छोड़ दें। और इसी डरावनी सन्नाटे के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेन जरा भी पसंद आया हो तो हमारे पाइंथर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें।